अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर बाबर और आप देख रहे हैं जेबी स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद हैं साल भाई और आज हम बात करने वाले हैं मिकी आर्थर के ऊपर जो कि पाकिस्तान के नई टीम डायरेक्टर बन गए हैं और साथ में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, आपके कमेंट्स भी लेंगे और आपके सवालात के जवाब भी देंगे। लेकिन पहले वेलकम करते हैं सयाल भाई को और शुरू करेंगे हम मिकी आर्थर से। तो सयाल भाई अस्सलाम वालेकुम भी, और कैसा देख रहे हैं मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट फाइनली हो चुकी है? कि जब से नजम सेठी आए थे तो तब से यही बात किए जा रहे थे कि मिकी आएँगे, मिकी आएँगे, मिकी आएँगे। जैसे ईद का चाँद के ऊपर होता है ना कि जब जैसे आज रात को या कल होगा कि ईद का चाँद नज़र आया या नहीं आया, तो वैसे ही ईद के चाँद बने हुए थे मिकी आखिर हमारे लिए एंड ही फाइनली हैज़ अराइव्ड। और उनको डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाया गया है, जो कि ऑब्वियसली डर्बीशायर के साथ रहेंगे। मैंने उनकी एक स्टेटमेंट डर्बीशायर के अभी ट्विटर पेज के ऊपर भी पढ़ी थी कि ही एक्चुअली वांट टू कंटिन्यू विद डर्बीशायर एज़ वेल एट द सेम टाइम व्हिच इज़ अंडरस्टैंडेबल। और उसके बाद फिर वो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर, फिर एशिया कप में भी और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो होम सीरीज़ है, बेसिकली विंटर में जब काउंटी का ऑफ सीज़न होगा, तो वो पाकिस्तान के साथ एज़ अ हेड कोच जो है वो आ जाएँगे। तो अभी वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर के ऊपर टिल वर्ल्ड कप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे। उन्होंने प्रेज़ेंटेशन भी दी है टीम को। ही एक्चुअली showed that roadmap and how do they want to carry this team forward। ये अलग बात है कि हमारे जर्नलिस्ट में से किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं इस हवाले से किया है, टीम के हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से कोई सवाल नहीं किया है। लेकिन मिकी आर्थर बीइंग अ प्रोफेशनल कोच एज़ वी ऑल नो, उसने एक प्रेज़ेंटेशन दे दी है रात को टीम को और उसने बता दिया है कि ये मेरे प्लान्स हैं एंड दैट इज़ हाउ आई वांना मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। तो क्या कहते हैं आप मिकी आर्थर के आने के हवाले से पहले और ये जो ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है पाकिस्तान में कोचेस का और कैप्टनसी का, बट हाउ डू यू रेट मिकी आर्थर बाय द वे? अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई और सारे मेरे व्यूअर्स और हमारे अच्छे लिसनर्स और व्यूअर्स। आप सबसे पहले तो आपको एडवांस ईद मुबारक। आई डोंट नो हम फिर बात कर सकेंगे बिफोर ईद। तो जहांगीर भाई आपको, आपकी फैमिली को, यासर भाई भी आ जाते हैं थोड़ी देर में, तो सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और यार मिकी आर्थर तो जिस तरह आपने कहा ईद के चांद बने हुए थे, हम उनका दिसंबर से इंतजार कर रहे थे और वो फाइनली दिन आ गया कि मिकी आर्थर जो है वो अब हमारे साथ हैं, हमारी टीम के साथ हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी थी, तो he's a professional coach, and पहले आपके लास्ट सवाल का मैं जवाब दे दूं। I think you and I have talked about this at length before. We both, I think, rate Mickey Arthur very high. He's probably the best coach that Pakistan has seen, maybe since Bob Woolmer, if I'm not mistaken. Lekin yes, Mickey Arthur is as good a coach that we have had long time. और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो सबके सामने है। तो यस, वेरी एक्साइटेड टू सी मिकी आर्थर। और यस, आई थिंक जर्नलिस्ट के बारे में आपने थोड़ा कहा कि कोई सवाल अच्छे नहीं हुए, लेकिन आई थिंक मे बी गिव देम अ ब्रेक अ लिटिल बिट टुडे। ईद इज मे बी जस्ट टुमारो और द डे आफ्टर, सो शायद वो ईद की छुट्टियों पे होंगे यार मेंटली। तो शायद हो सकता है कि आप थोड़ा उन्हें ब्रेक दे दें, लेकिन होपफुली विल गेट टू सी some cricketing questions going forward, but yeah, obviously that was on a lighter side। लेकिन ये कि हाँ, आई थिंक लुक, आई एम इंटरेस्टेड टू सी मिकीज अप्रोच, किस अप्रोच से वो आते हैं। जब वो लास्ट आए थे तो हमारी टीम जो थी वो बहुत यंग थी। अब हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं वो सुपरस्टार्स और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। तो लेट्स सी हाउ ही हैंडल्स द टीम एंड व्हाट गेम प्लान डज ही कम विद। बट या, we're very excited about Mickey Arthur and we can't wait to see him actually with the Pakistan team going forward। जी, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि हमारी अच्छी यादें जो है ना वो वाबस्ता हैं। मैं अपना तो बताऊँगा पर्सनली आई एक्चुअली रियली लाइक मिकी आर्थर एज़ अ कोच, क्योंकि जो उसने काम किया था एज़ अ कोच पाकिस्तान टीम के साथ, जो प्लेयर्स उसने डेवलप किए, जो टीम कल्चर उसने दिया पाकिस्तानी टीम को, जो फिटनेस के कल्चर उसने सेट किए थे पाकिस्तान टीम में, अब वो नज़र नहीं आते हैं। हम होपफुल कि वो वापस आएँगे। आई नो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होगा, आज क्वेश्चन हुआ था वैसे कि लैपटॉप के साथ आप कैसे कोचिंग करेंगे? तो उस लैंग्वेज के हवाले से भी हुए थे 1-2 क्वेश्चन। तो ही आई वाज़ एक्चुअली राइट बिकॉज़ ही इज़ अ डायरेक्टर। उसने डायरेक्ट करना है कि वो क्या रोड मैप उसने अभी जो जैसे मैंने पहले कहा कि उसने रोड मैप बना के दे दिया। अब उसने उस रोड मैप के ऊपर बाकी की अपनी टीम को, कोचिंग पैनल को और कप्तान को चलाना है एंड ही कैन डू दैट फ्रॉम बाय सिटिंग इन इंग्लैंड और यूएसए और व्हेरेवर। तो इसमें क्लैरिटी जब तक है ना कि अब एक चीज़ की तो मुझे श्योरिटी है कि वो क्लैरिटी के साथ आया होगा। उसने अपने प्लान्स बनाए होंगे, वो अपने प्लान्स के साथ क्लैरिटी के ऊपर उसने आके प्रेज़ेंटेशन भी दे दी है और वो चाहेगा कि उसकी टीम जो है वो इन प्लान्स के ऊपर चले और वो चलाएगा भी। मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है मिकी आर्थर के ऊपर। लेकिन बाकी जो चीज़ें के ऊपर हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि व्हाई ओनली मिकी आर्थर और कोई और भी किसी कोच की तरफ चले जाना चाहिए था या कोई लोकल कोच रख लेना चाहिए था। लेकिन आई विल हैव टू गिव वन थिंग टू नजम सेठी एंड दैट इज़ कि वो अपने एक
स्टांस में ना बड़े फर्म हैं, जैसे मैं और आप साल भाई, कि पाकिस्तान टीम का कोच जो है ना वो ओवरसीज ही होना चाहिए और पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, और आई एक्चुअली एग्री विद दैट। आई नो पाकिस्तान के कोचेस भी अच्छे हैं, डिफरेंट कोचेस हमने रखे हैं, लेकिन इस मॉडर्न डे क्रिकेट में ना अगर आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर विद द अदर टीम, देन यू डेफिनेटली नीड अ फॉरेन कोच जो कि मॉडर्न अप्रोच के साथ पाकिस्तान टीम को क्रिकेट खिलाए। तो मिकी आर्थर हैड ए सक्सेसफुल कैंपेन इन पाकिस्तान, और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो प्लेयर्स को डेवलप अच्छा करते हैं। हमने देखा हुआ है, फखर को ले लें, शादाब को ले लें, बाबर को ले लें, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, यू नेम इट, ऑल दी सुपरस्टार्स वर सुपरस्टार्स नाउ, they were normal players when Mickey Arthur was the coach. He actually gave them that room, he developed them, and now they are the superstars of the world. बाबर का आप देख लीजिए, टेस्ट मैचेस में बाबर वाज अ फेलियर एट द स्टार्ट। अगर मिकी कोच ना होते, अगर कोई पाकिस्तानी कोच होता या एक्स कोई भी कोच होता, तो बाबर का करियर तो 10 मैचेस के बाद फिनिश हो जाना था टेस्ट क्रिकेट में। उसको वही कमबैक की लाइन में लग जाना था उसने, कि टीम में आएगा, एक मैच खेलेगा, बाहर जाएगा, फिर आएगा, एक मैच खेलेगा, बाहर जाएगा, ऐसा हो जाना था। लेकिन मिकी आइडेंटिफाइड द टैलेंट एंड देन ही स्टक विद इट। तो ये अच्छी चीज है मिकी आर्थर की, तो हम ऑल फॉर इट यार। वो अगले हमारी क्रिकेट तो होनी नहीं है वैसे भी। इस सीरीज के बाद एक सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, एंड दैट इज द सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका इन जुलाई, दैट इज अ टेस्ट सीरीज। और उसके बाद काउंटी सीजन विल बी ओवर एनीवे, जिसके बाद हमारी क्रिकेट ज्यादा शुरू होनी है। तो एक सीरीज के लिए अगर वो नहीं भी होंगे टीम के साथ, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। तो हमें ओपन हार्ट्स के साथ आई वुड से वी शुड वेलकम मिकी आर्थर। क्रिटिसिज्म में हमें बाद में जब वो काम करेगा, उसके काम के ऊपर क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं कि उसने कैसा काम किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बेचारा आए फर्स्ट डे इन द ऑफिस और हम उल्टी सीधी बातों के ऊपर उससे बात करना शुरू कर दें। तो दैट इज वन सैड पार्ट ऑफ आवर जर्नलिज्म बेसिकली, कि यार सॉरी मैं थोड़ी लंबी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी कि क्वेश्चन होंगे कि मिकी से पूछा जाएगा कि सिंस यू बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या रोड मैप बनाओगे, आप किस तरह इस टीम को आगे लेके जाना चाहते हो, बाबर आजम के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, बाबर ही कप्तान रहेंगे या कोई और कैप्टन आ जाएगा, यू नो ऑल दी सॉर्ट ऑफ क्रिकेटिंग क्वेश्चंस जो कि टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं स्पेसेस में। मैं तो उकता गया हूँ इस बात के ऊपर बात कर करके, बाबर रिजवान, बाबर की कैप्टनसी, दिस एंड दैट, लेकिन वो सारे जर्नलिस्ट वहां पे बैठे थे, किसी एक ने भी उस तरह से सवाल नहीं पूछा जो कि पूछने वाला था। तो लाइक आई मीन व्हाट इज योर टेक ओवरऑल ऑन मिकी आर्थर, एंड हाउ डू यू सी हिम एज अ डायरेक्टर एंड एज अ कोच ओवरऑल? आई थिंक देखें, आपने बड़ा अच्छा समराइज किया है इसको, तो मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा उसकी उसके बारे में। कि सबसे पहले मैं जो इंटरेस्टेड हूँ चीज़ों में देखने के लिए, वो फिटनेस लेवल्स किस तरह के होंगे हमारी टीम के। बिकॉज मिकी आर्थर हैड अ लॉट ऑफ बिलीफ इन फिटनेस रेजिमेंट्स। ही वाज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज व्हेन ही वाज द कोच। सो अब देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो उसी फिटनेस लेवल्स को जो है वो बरकरार रखते हैं। क्योंकि आई थिंक हम सब इस पे बात पे आई थिंक कंसेंसस कर सकते हैं कि शायद पाकिस्तान की फिटनेस लेवल्स थोड़े से कम हुए हैं लास्ट ईयर एंड हाफ के अंदर, अगर हम थोड़े से क्रिटिकल हों तो उस वजह से लेट्स सी व्हाट मेकी डज विद द फिटनेस लेवल्स, नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक आपके जो कोर बिलीव्स होते हैं ना, उस पर आप हमेशा रहते हैं, ठीक है ना। मिकी आर्थर ने कह दिया है कि जब वो पहले कोच थे तो ये सारे जो थे वो, जिस तरीके से आपने कहा कि इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी थे, अब वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा ईगो भी आता है, थोड़ा सा अपना एक पावर स्ट्रगल भी होता है अप टॉप। तो Mickey, being a seasoned campaigner, he will understand that, and I think he's made it clear in his statements as well that when I had these guys, these were essentially babies in international cricket. Now these guys are grown men who have been there for a few years and are, like you said, superstars of the world, if not the best player in Babar Azam. ठीक है ना? तो उस वजह से आई थिंक मिकी विल हैव टू थोड़ा सा अपनी कोचिंग को उनको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइज दिखाना पड़ेगा, जहां तक मेरा अंदाज है, और दिखाना भी चाहिए। क्योंकि क्योंकि आप बाहर से आकर फॉरेन ही, यू कैन नॉट बी अ न्यू शेरिफ इन टाउन एंड से दिस इज गोइंग टू बी माय वे और द हाईवे, because you'll have to kind of compromise. You still don't compromise with your core beliefs, like I said, because if you do that, then you are going to be forgotten, obviously. But knowing Mickey, obviously, फिटनेस लेवल्स जिस तरह मैंने कहा, और उनका जो गेम प्लानिंग और उनकी जो बिलीफ्स है, यस देयर इज अ हेड कोच, जो ग्रैंट ब्रैडमैन हमारे हेड कोच है, आई थिंक ही विल बी द ब्रिज बिटवीन मिकी आर्थर एंड मे बी द टीम प्लेयर्स एज वेल। जिस तरीके से आपने कहा कि वो शायद फुल टाइम पाकिस्तान में ना हो और वो शायद रिमोटली भी इस चीज को कंडक्ट करें, लेकिन मेक नो मिस्टेक अबाउट इट,
नजम सेठी ने मिकी आर्थर के हवाले कर दी है चाबियां अब पाकिस्तान क्रिकेट की, और वो ही जो है वो इस टीम को आगे लेके जाएंगे फॉर बेटर और वर्स. So yes, Grant Bradburn is the official head coach of Pakistan cricket, but as far as I'm concerned, being a fan, I'm going to be looking straight at Mickey Arthur for any decisions that are made regarding cricket. So I feel he'll be fine because, as I said, he's been around the block for a while and he understands that what buttons to push and what where to kind of pull back a little bit. So it's going to be a compromise, and hopefully it's a compromise that everybody can coexist, with. वेरी वेल एक्सप्लेन साल भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो यार। थोड़े से ना उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिले भी हैं इस सीरीज में। अगर मैं ऑनेस्टली इस सीरीज को एनालाइज करूँ, भी जो 3 मैचेस हुए हैं ना, उसमें हमें थोड़े से वो इफेक्ट्स नजर आए हैं। पाकिस्तानी टीम ने एक डिफरेंट डायरेक्शन ली है व्हेन इट कम्स टू द स्टाइल ऑफ प्ले, कि पाकिस्तान बैटिंग में जिस तरह से अप्रोच दिखा रहा है, फिर जब जैसे अपने मैचअप्स को भेजता है, प्लेज के एंट्री पॉइंट्स आप देख लीजिए कि शहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेज देना, इमाद वसीम को ऊपर भेज देना, those old decisions weren't making by बाबर आजम एंड सकलान मुश्ताक। दैट वाज कि हम जिसके ऊपर कंप्लेन हमेशा करते थे कि बाबर एक सेट बैटिंग ऑर्डर के साथ जाते हैं, इनोवेटिव नहीं है, इवन इन द फील्ड वो उस तरह से अग्रेसिव नहीं होते हैं। तो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स व्हिच आई हैव सीन इन दिस सीरीज, इन दीज 3 मैचेस, जो कि पहले पाकिस्तान टीम नहीं करती थी और अब करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और आज जैसे मिकी ने कल रात को या जो भी उसने प्रेजेंटेशन दी होगी, उसने अपना एक रोड मैप दे दिया होगा, उसने टीम को बता दिया होगा कि दिस इज हाउ आई वांट दिस टीम गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ। और मुझे मुझे पूरा यकीन है कि मिकी उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो हमें थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए, वी शुड स्टिक विद दीज गाइस, और देखते हैं कि ये कैसे डिसीजन लेते हैं, फिर उसके ऊपर आगे ऑब्वियसली हम बात करते ही रहेंगे। मिकी जो है, एज यू नो, मेरा थोड़ा सा बायस आप कह ले, लेकिन I'm a big मिकी फैन एनीवे, तो मैं तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा देता रहता हूँ, क्योंकि जिस तरह के प्लेयर्स उसने पाकिस्तान को डेवलप करके दिए हैं, तो I'm a huge मिकी आर्थर फैन। आगे बढ़ते हैं और On पाकिस्तान me, और on न्यूजीलैंड। me, on me, and on that board as well. As you know, I'm a big Mickey fan as well. और हमने जिस तरह बात की है बारहा के टैलेंट evaluation और फिर टैलेंट ग्रूमिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन अ क्रिकेटर्स लाइफ who's a young guy. So मिकी ने वो बड़े अच्छे तरीके से किया है, तो yes, the way he has groomed our superstars including Babar Azam. So yeah, all credit goes to Mickey as far as I'm concerned. जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक यासिर भाई भी आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ही विल जॉइन अस एनी टाइम सून। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के चौथे टी20 के ऊपर आ जाते हैं। कल पिंडी में बारिश थी, पाकिस्तानी टीम और न्यूजीलैंड दोनों टीमों ने प्रैक्टिस नहीं की थी। आज वेदर के हवाले से क्या अपडेट है? कोई पिंडी वाले भाई अगर हमारे कमेंट सेक्शन में आके बता देंगे तो हेल्प हो जाएगी हम सबकी। लेकिन अगर मैच की बात की जाए तो क्या सयाल भाई पिंडी वेट कर रहा है फिर वही पीएसएल की तरह के 250 260 वाले मैचेस का हमारे लिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान इज रिमेंबर कमिंग विद देयर फर्स्ट चॉइस अटैक. Even if they do a rotation policy, I don't think there's going to be much of a drop off in terms of bowling caliber. So yeah, I don't see कि ये बहुत high scoring match होगा. Yes, if Pakistan bats first, then you can expect minimum 200, maybe 220, depending on who plays from New Zealand. लेकिन yeah, if New Zealand bats first, then I don't see New Zealand getting up to that figure that you just said, because I still don't think that they have the quality consistently to get up to those kind of scores, even though it's going to be a batting pelter waiting for us in Rawalpindi. जी, बिल्कुल। और वही रूटीन की बातें हैं हमारी, प्री मैच में ऐसी ही बातें होती हैं कि कैसी टीम चेंजेस आप देख रहे हो? क्या आप समझते हो कि पाकिस्तान के हवाले से ऑब्वियसली इस पिच को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, व्हाट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन फॉर पाकिस्तान? क्या टीम चेंजेस पाकिस्तान की होनी चाहिए? बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हारिस को साइम अयूब या फिर फ़खर जमान की जगह के ऊपर होना चाहिए। फिर इसी तरह एहसान उल्लाह के बारे में बातें हो रही हैं। तो व्हाट टीम चेंजेस वुड यू लाइक टू सी इन पाकिस्तान टीम? और इससे पहले हम यासिर भाई को भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई और सैल भाई। जी, सलाम इसका मतलब कुछ और भी हो जाता है। नहीं 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 यार, यार, ये रमजान चल रहा है यार, और अभी मेरी आंखें भी नहीं खुल रही सही तरीके से। आपने टी शर्ट तो अच्छी पहन ली, आंखें नहीं खुली आपकी, लेकिन आपको नजर आ गई टी शर्ट आपकी। जी, वो जी। मैं सुबह सहरी के बाद ये पहन के सो गया था, क्योंकि मैंने कहा सुबह उठते ही शो करना है तो टाइम नहीं मिलेगा। जी, मुबारक हो आपको, ईद का चाँद मिकी आते नज़र आ गए हैं।
जी बिल्कुल, अभी मैंने ये न्यूज़ देखी थी सुबह सैर के टाइम पे। एक्चुअली मैं उठा था तो उस टाइम पे न्यूज़ देखी थी ये। तो यार चले फाइनली एक कॉन्स्पिरेसीज जो इतनी देर से चल रही थी, और मेरे ख्याल से कल इसी टॉपिक पे बात भी हो रही थी कि अभी तक मिकी आर्थर वो वाहिद पोस्ट पोजीशन है जिसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई पीसीबी की। तो मेरे ख्याल से अच्छा हो गया यार, सारी जो रूमर्स और कॉन्स्पिरेसीज थी वो फाइनली जो है वो पीसीबी जो है उसने खत्म कर दी। थोड़ा सा ये है कि पीसीबी भी हमारा मतलब हमारा पाकिस्तान का ही एक इदारा है, तो अल्लाह के फजल से हमें भी आखिरी मोमेंट तक जो है वो किसी कोई भी चीज़ जो है वो डिक्लेयर नहीं करनी होती। तो एनीवेज देर आए दुरुस्त आए, और फाइनली आई थिंक जो भी सारे के सारे स्लॉट्स है वो अब फिल अप हो चुके हैं। जी बिल्कुल, वेरी वेल सर। यस भाई, हम बेसिकली न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जो थे T20 के ऊपर आने ही वाले थे एज एज यू ज्वाइंट। तो मैं साल भाई से ये पूछ रहा था कि क्योंकि बात यही करने वाली होती है ना कि टीम चेंजेस क्या होने वाले हैं, क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का खेलेगा। तो बताइए जरा साल भाई, आपसे पहले पूछ लेते हैं और फिर यासर भाई से भी पूछेंगे। आई थिंक बैटिंग ऑर्डर शुडंट बी चेंज्ड इन माय ओपिनियन, बिकॉज अब पाकिस्तान ने जो है वो अपने कार्ड जो है वो टेबल पे डाल दिए हैं कि हम बाबर और रिजवान से ही ओपन करवाएंगे, और उसके बाद फखर नंबर 3 पे होंगे और साइम नंबर 4 पे होंगे। तो अब उन्हें उसी जगह पे मौका देना चाहिए, बट पाकिस्तान टीम में कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली। फखर नीड्स सम कॉन्फिडेंस, बिकॉज ही इज अ बिग मैच प्लेयर। Remember, we talked about coming into this series. This T20 series doesn't mean a darn thing for me, right? ये हमारी, अगर हम T20 अभी खेल भी रहे हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है वो 1 साल के बाद है। अभी हमें अपनी ओडीआई टीम को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो अगर आप फकर को इस बेसिस पे रेस्ट तो नहीं करवाएंगे, आप उसको ड्रॉप ही करेंगे, राइट? क्योंकि परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं फकर की, राइट, फॉर द लॉन्ग टाइम नंबर 3 पे। तो अगर आप उसको अभी ड्रॉप करते हैं तो फिर ही इज आवर बिगेस्ट मैच विनर आफ्टर बाबर आजम इन बैटिंग, as far as I'm concerned, for the ODI World Cup. So, what message are you sending to Fakar, right? Or Saim is an upcoming talent. He's only 19, 20 years old. Yes, I know Harris is also young and he maybe deserves a chance, but now it's not the time to make any changes. You need, these guys to give them, we need to give them confidence, especially for these two. और अब इफ्तिखार ने भी अपनी जगह सीमेंट कर दी है. You're not going to drop Shadab, obviously. You're not going to drop Imad. Maybe आप नवाज को शायद मौका दे सकते हैं, लेकिन again, I think that's irrelevant for me. Imad plays so down the order that it becomes irrelevant for me. Number 3 and number 4 की position ही है जो questionable है, तो I wouldn't change a thing because of the reasons that I mentioned. और bowling के अंदर भी जो है वो आप ला सकते हैं एहसानुल्लाह को, maybe give Haris Rauf a break because he played 3 good games and now Ehsanullah can come in. लेकिन I think Naseem needs to play because he only had 1 game under his belt. और फिर उसके बाद शाहीन शाह का भी मैं पहले भी कह चुका हूं कि I want to see Shaheen play more and get back into the rhythm. So for me, maybe one change, Ehsan comes in for Rauf. Other than that, go with the same team. ब्रिलियंटली एक्सप्लेन सर भाई, एज ऑलवेज। जी यासर भाई, आपकी तरफ आते हैं। बताइए जरा, आपके दिमाग में क्या चीज चल रही है, आप किसको टीम में लाना चाहते हैं और किसका पत्ता जो है वो आप साफ करना चाह रहे हैं सुबह ही सुबह। सुबह सुबह यार, पत्ता तो मैं अपना ही साफ करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से कि आंखें खुल जाए सही तरीके से। लेकिन आई एग्री विद सेल भाई, लेकिन स्टिल आई फील कि फखर जो है ही इज टोटली लुक आउट ऑफ सॉर्ट। पहली इनिंग में इवन दो के सॉरी पहले T20 में फखर ने कुछ स्कोर किया था, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था शुरू के अंदर। तो दिस मींस कि ही इज रियली स्ट्रगलिंग फॉर द फॉर्म, और अगले 2 मैचेस के अंदर वो जिस तरीके से आउट भी हुए हैं शुरू के अंदर, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा कोई चेंजेस करेगा, क्योंकि हमारा टिपिकल पैटर्न यही होता है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन खराब नहीं करते। लेकिन मुझे मेरा अपनी जाती ओपिनियन ये है कि आज के मैच में आपको साइम को 1 डाउन लेके आना चाहिए रादर देन फखर, और हारिस को स्लॉट करना चाहिए फखर की जगह पे नंबर 4 स्लॉट के ऊपर। तो इवन दो के साइम हैज बीन बैटिंग एट नंबर 4, लेकिन मेरे ख्याल से आपको साइम को फखर से रिप्लेस कर देना चाहिए और 4 पे हारिस को लाना चाहिए। बाकी आई एग्री विद सेल भाई पॉइंट के हारिस रऊफ जो है उसको रेस्ट देके आज के मैच में एहसानुल्लाह को लाना चाहिए। शाहीन को भी आइडियली मैं रेस्ट देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कि शाहीन जिस तरीके से काफी अर्से बाद वापस आए इंटरनेशनल सर्किट में, तो मे बी एक गेम और देके 5वें T20 के लिए उनको रेस्ट दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये 2 चेंजेस पाकिस्तान को करनी चाहिए आज की गेम में। अच्छा, एक और चीज है मेरे मेरे दैट्स माय ओपिनियन एक्चुअली, आई कुड बी रॉन्ग एंड यू कैन ऑब्वियसली डिसएग्री विद मी, लेकिन कल भी स्पेस में शायद आप लोगों के आने से पहले और फिर एक और भाई ने, आदिल भाई ने हमारे ट्वीट की थी, उसके नीचे भी मैंने ये लिखा था कि यार पिंडी की पिच जो है ना, वहां पे एक भी स्पिनर आपका ज्यादा ही होता है, क्योंकि इतनी पिटाई स्पिनर को वहां पे पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड पिटाई करेगा या नहीं करेगा, मैं पिच के बिहेवियर की और ग्राउंड में जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। पिंडी में दूसरे स्पिनर का रोल होता ही नहीं,
हमने पीएसएल में भी देखा है, ओवरऑल हमने टेस्ट मैचेस में यार रोल नहीं रहता, स्पिनर बेचारे का पिंडी की पिच के ऊपर, ये तो फिर एक T20 की गेम होने वाली है जो उसके 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। तो आई डोंट सी वी नीड अ सेकंड स्पिनर इन द टीम। तो अगर हारिस को लेके आना भी है ना टीम में, तो आई वुड ब्रिंग इन हारिस इन प्लेस ऑफ इमाद वसीम, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वुड कीप शादाब इन द टीम, क्योंकि ही इज अ लेग स्पिनर, ऑब्वियसली फॉर्म बेशक उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो इमाद वसीम अगर यहाँ पे एक भी ओवर नहीं करेंगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शायद कैप्टन उसको ओवर दे ही ना, क्योंकि पिंडी की पिच ऐसी है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स ही ज्यादा अच्छा करते हैं, बल्कि उनकी भी पिटाई ही लगती है। तो दैट इज माय ओपिनियन कि अगर आपने अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करना है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की थ्योरी के ऊपर जाना है, तो देन द ओनली चेंज आई सी इन द बैटिंग ऑर्डर दैट इज हारिस अगर इमाद वसीम को रिप्लेस करें, क्योंकि स्पिनर का इस पिच के ऊपर कोई रोल नहीं है। और फिर जैसे आप दोनों ने कहा कि आई रियली वांट टू सी एहसान इन द टीम, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बारिश हो रही है ना पिंडी में भी, आज भी ओवरकास्ट कंडीशन ही रहने वाली है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए देयर बी इनफ इन द पिच। आई कैन एक्चुअली वॉच फॉर इट कि वहां पे मूवमेंट भी होगी, वहां पे बाउंस भी होगा, पेस भी होगा, और ऐसी पिच के ऊपर आई वुड रियली लाइक टू सी एहसानुल्लाह प्लेइंग बोथ दीज T20 मैचेस एट रावलपिंडी। तो ये मेरा ओपिनियन है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है सैल भाई? आई थिंक आपने थियोरेटिकली सही बात की है मेरे ख्याल से कि टू स्पिनर्स, लेकिन अगेन आई ऑलवेज गो बैक टू इमाद एज अ बैटिंग ऑलराउंडर. ही इज अ बैट्समैन फॉर मी who might get an over or two, you know, if the matchups are well. जिस तरीके से इफ्तिखार है, maybe I'm being too harsh on Imad as a bowler, but in T20 cricket जिस तरीके से हमने देखा था, नवाज भी was an afterthought in the ODI World Cup. जब वो पांचवें बॉलर के हिसाब से खेल रहे थे तो हमें मसले हुए थे, हमें उनको छुपाना पड़ रहा था. You know, even at a ground like Melbourne, which was not known for its power hitting, and you know, it was probably a bowler's ground, if you will, right? वहां पे भी नवाज को छुपाना पड़ा. तो फिर रावलपिंडी तो इट्स लाइक नॉटिंघमशायर, right? तो उस लिहाज से आपकी बात बिल्कुल ऑन पॉइंट है. लेकिन एक मसला हमारे साथ ये हो सकता है कि फिर फ़हीम अशरफ आपके जो है वो फिफ्थ बॉलर बन जाते हैं बाय ट्रेड. ठीक है ना? इफ्तिखार पे आप डिपेंड नहीं कर सकते कि वो आपको 2 ओवर करके देंगे, बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि इमाद पे आपको भरोसा नहीं है, या फिर आपने जिस तरह कहा कि ये ग्राउंड इज नॉट कंड्यूसिव फॉर स्पिन बॉलिंग, तो फिर इफ्तिखार भी 2 ओवर में आपको 30 करके भी दे सकता है. तो फिर फ़हीम अशरफ विल हैव टू बॉल हिज 4 overs, एंड इफ फ़हीम इज गुड इनफ at this ground, especially with his dilly dolly, you know, military medium pace, that is going to be a question mark for me. So Imad for me is a batting all-rounder who comes in when the matchups are well. Other than that, he doesn't play. और फिर knowing Pakistan, I don't think Pakistan is going to think outside the box. आपने outside the box सोचा है तो hats off to you. लेकिन I don't know if Pakistan is going to say कि, because वही बात है ना कि Haris is replacement for Saim, नवाज इज रिप्लेसमेंट फॉर इमाद. वही जो हमें जो एक बुक दी जाती है हम उस पर चल रहे होते हैं. अब मिकी आने से शायद हम आउटसाइड द बॉक्स सोच सकें, लेकिन दैट रिमेन्स टू बी सीन. जी, ये सराना भाई पूछ रहे हैं मुझसे कि छठा बॉलर कौन होगा। यार हमारे छठे बॉलर इफ्तिखार भी तो है ना, अगर हम उससे बॉलिंग कराना चाहें तो 1-2 ओवर तो वो भी कर ही देते हैं। फहीम अशरफ का बोझ जो है ना वो बांट सकते हैं, वैसे दैट्स माय ओपिनियन। अच्छा जी, यासर भाई आपकी तरफ आते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पॉइंट कि अगर अगर हम अपनी उस ग्राउंड के ऊपर जहाँ पे एक हाई स्कोरिंग मैच है, और इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन आवर बैटिंग फर्दर, क्योंकि आपने देखा होगा कि मिडिल ऑर्डर ने स्ट्रगल ही किया है, इवन इमाद स्ट्रगल्ड इन दिस सीरीज एज वेल। और अगर हम ये चाहते हैं कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड के ऊपर वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर बैटिंग फर्दर, जिसमें आपकी बॉलिंग भी उतनी ज्यादा कंप्रोमाइज ना हो, तो देन ब्रिंग इन हारिस फॉर दैट रोल रादर देन रिप्लेसिंग ए स्पेशलिस्ट बैटर विद ए स्पेशलिस्ट बैटर। यार मेरा थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है, और आई काइंड ऑफ लाइक एग्री विद सैल भाई. मेरे ख्याल से जो इमाद वसीम है, वो ही इज नॉट योर टिपिकल स्पिनर. तो डजेंट मैटर कि पिच में स्पिन है या वो पिच बैटिंग के लिए टेलर मेड है. आई थिंक इमाद वसीम इज यूजफुल ऑन एनी काइंड ऑफ सरफेस, स्पेशली जो उसका स्टाइल ऑफ बॉलिंग है. तो मैं इमाद वसीम को तो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं करना चाहूंगा. लेकिन अगर ये आज की पिच जो कि सुनने में आ रहा है कि शायद बैटिंग बेल्टर ही होगी, क्योंकि यूजुअली पिंडी की पिच उसी तरह की होती है, और पीएसएल में भी हमने देखा है कि 250 टू 260 रन बने हैं इस पिचेस पे, और मैचेस के अंदर चेज भी हुए हैं इतने ज्यादा रन. इवन दो कि आई स्टिल डोंट बिलीव कि शायद इंटरनेशनल गेम के अंदर इतने रन होंगे, बट वी आर स्टिल लुकिंग एट मे बी 200 210. तो उस हिसाब से अगर देखें तो आई विल गिव कॉन्फिडेंस टू माय बैटिंग कि अगर इस तरह की पिच है तो आई रादर शुड प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर. तो उसके अंदर फिर मैं फहीम अशरफ की जगह शायद एहसानुल्लाह को लाना चाहूंगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाऊं, और विद शादाब एंड इमाद विल प्रोवाइड एन ऑलराउंड कैपेबिलिटी.
तो मतलब आई शुड बैक माई बैटिंग कि अगर पिच अच्छी है बैटिंग के लिए तो मैं 4 से 5 विकेट लूज करके भी इतना टोटल कर सकता हूँ, तो व्हाई आई नीड एन एक्स्ट्रा ऑलराउंडर इन फहीम अशरफ। और अगेन फहीम अशरफ आई फील के इवन दो ही मेड सम यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन लास्ट 3 गेम्स, लेकिन अभी तक फहीम अशरफ की इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि वो प्लेइंग 11 के अंदर डिजर्व करते हैं स्लॉट जो है। लास्ट गेम के अंदर भी ऑलमोस्ट ही हैड अ वेरी गुड पार्टनरशिप विद इफ्तिखार, बट अगेन वी डिडंट विन दैट गेम। अगर वो गेम पाकिस्तान फिनिश कर लेता तो शायद वी माइट हैव अ डिफरेंट थॉट अबाउट फहीम अशरफ रोल। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब आई फील के इस तरह की पिचेस के ऊपर देयर इज नो हार्म अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जाना चाहें फहीम अशरफ को ड्रॉप करके। वेरी वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली कि अगर एक बैटिंग पिच के ऊपर आप खेल रहे हो तो व्हाई वोंट यू स्ट्रेंथन योर बॉलिंग मोर। इट्स वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि बैट्समैन तो यहाँ पे शायद बाबर और रिजवान ही ना आउट हो तो बैट्समैन सारे के हो सकता है कि बारी भी ना आए। तो इट्स एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट कि अगर आप अपनी बॉलिंग को फर्दर स्ट्रेंथन करो ताकि उस बैटिंग पिच के ऊपर आप अगर 200 बनना है तो 180 के ऊपर स्ट्रिक्ट करो, अगर 180 बनना है तो 160 के ऊपर करो, तो वो हमेशा आप अच्छी बॉलिंग के साथ ही कर सकते हो। आप बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दैट इज वेरी वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। Salvi, what is your take on this point? I actually like Yasir Bhai's out of the box thinking. नहीं, आई लाइक बोथ ऑफ यू गाइस इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बट सिर्फ मेरा सवाल ये है कि जब हमने चौथा पेसर मेलबर्न में नहीं खिलाया था, तो यहाँ पे हम चौथा पेसर रावलपिंडी की पिच पे शायद ना खिलाएं, बिकॉज हम जो है वो बिलीव वही करते हैं। जब आपका बैटिंग कैप्टन होता है ना, तो वो चाहता है कि मेरी बैटिंग जो है वो वीक ना हो, आई हैव बैटिंग टिल नंबर 8, ताकि और फिर स्पेशली वेयर कमिंग ऑफ अ लॉस, रिमेंबर वेयर इफ इट वाजंट फॉर इफ्तिखार एंड फहीम वी शुड हैव लॉस्ट दैट गेम बाय 50-60 रन्स, ठीक है ना। इफ्तिखार प्लेड अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स, ठीक है ना। तो अगर हम वो नॉर्मल इफ्तिखार इनिंग्स खेलते, अगर 20-25 रन करते, तो शायद हम 30-40 रन से हार जाते। तो रिमेंबर वी आर कमिंग ऑफ अ लॉस, सो उस लिहाज से आई थिंक पाकिस्तान विल स्टिल go with 8 recognized batters in my humble opinion, and then they're gonna just mix and match, क्योंकि हमारी बॉलिंग खराब नहीं थी लास्ट मैच में भी, हमने 160 खाए थे, लेकिन 160 की वो you back yourself to chase 160 against any opposition, much less this one. So I still think Pakistan is still going to go with 8 recognized batters, and ख्याल बहुत अच्छा है आसिफ भाई का। I love to see bowlers, because bowlers ही आपको टूर्नामेंट जिताते हैं बड़े, तो bowling has to be there, but I don't know if this management is ready to make that call, especially after Fahim ने भी useful runs कर दिए थे last game में। अच्छा यार, मैं ओवरऑल भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, जो साल भाई पहले भी हम बात कर रहे थे वाल भी टोकन बाद में किया था। तो जो ओवरऑल पाकिस्तान का एक टेम्पलेट है T20 क्रिकेट खेलने का, जो 2022 के वर्ल्ड कप का था, और उसके बाद हमारी ये शायद पहली सीरीज है ना T20 की, जैसे पहले अगर कोई खेली है तो, सॉरी अफगानिस्तान वाली भी थी। तो हाउ डू यू सी, can you see any difference in the approach, in the template, how we playing our cricket? क्योंकि मुझे तो लगा, as I said earlier, साल भाई, I could clearly see that modern T20 approach in Pakistan setup now, जिसमें बाबर रिजवान ऊपर से हार जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर आपका मिडिल ऑर्डर में तो फायर पावर है ही, चाहे वो फखर हो, साइम हो, इफ्तिखार हो, इमाद हो, ऑल दीज गाइस। एंड देन उससे भी बढ़कर ये है कि हम अपने प्लेस के एंट्री पॉइंट्स को हमने काफी ज्यादा बेहतर किया है। जैसे इमाद वसीम ऊपर आ रहे हैं, शाहीन ऊपर आए थे। आई नो some people disagree with that decision, but to be honest I don't, because मुझे ऐसा लगता है कि that was a good decision, out of the box decision, कि आप एक पिंच हिटर को भेजोगे, अगर वो पे ऑफ कर गया तो कर गया, नहीं करा तो हमारे पास पीछे इफ्तिखार और फहीम अशरफ हैं। तो हम एक तरफ हम क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी टीम आउट ऑफ द बॉक्स सोचती नहीं है, जब वो कुछ करते हैं ऐसा तो फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं। दैट इज अनफेयर आई थिंक, क्योंकि शाहीन हैज एक्चुअली शोन ही कैन हिट द बॉल, और ऐसा टीमें कई बार कर चुकी हैं पहले भी डिफरेंट टीम्स, और जब कोई और टीम करती है तो हम उसको एडमायर करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब हम खुद वही करते हैं, पहले तो हम कंप्लेन करते हैं कि हम करते नहीं है, तो जब हम कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि क्यों किया, if it doesn't pay off. So that is a bit harsh, I think. I actually like that decision, कि क्योंकि स्पिनर थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था जिसको काउंटर अटैक करना था आपने थ्रू ए लेफ्ट हैंडर, एंड शाहीन कैन हिट द बॉल, और शाहीन को उन्होंने भेजा और इफ्तिखार को होल्ड बैक किया, जो कि इफ्तिखार ने पे ऑफ भी किया बाद में। दैट डिसीजन वाज राइट एक्चुअली, टू होल्ड इफ्तिखार स्लाइटली फर्दर बैक, क्योंकि क्लैरिटी उनके जहन में आ गई थी कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ गोइंग फ्रॉम हियर, एंड दैट इज व्हाई ही वाज सक्सेसफुल बाय हिटिंग दोस सिक्सेस। क्योंकि हमारे बैट्समैन अक्सर ना जब कंफ्यूज रहते हैं ना कि इनिंग्स को लंबा कैसे खींचना है, व्हेन टू हिट, व्हेन टू डिफेंड, देन देयर इज अ कंफ्यूजन इन देयर हेड। लेकिन इफ्तिखार के लिए क्लियर सिचुएशन बन गई थी कि फ्रॉम हियर
there is only one way to win this game, and that is by hitting fours and sixes, and he actually almost succeeded by doing that. तो वो दोनों तरह से ही डिसीजन सही था. अगर पे ऑफ कर देता तो हम सब बैठ के कह रहे होते कि क्या जीनियस, कौन जीनियस ही आ गया पाकिस्तान टीम में जिसने ये डिसीजन बना लिया है. लेकिन ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ एवरी डिसीजन. जब नहीं चलता है तो हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल फॉर मी. तो ओवरऑल बात ये मैं कर रहा था कि जो हमने क्रिकेट अब खेलना शुरू की है ना, अपने मैचअप्स को लेके, एंट्री पॉइंट्स को लेके, ओवरऑल बैटिंग अप्रोच को लेके, तो आई कैन ऑलरेडी सी अ पॉजिटिव चेंज इन पाकिस्तान टीम. डू यू गाइस सी द सेम? उस पे ये भी ऐड कर लें बिफोर सैल भाई रिस्पॉन्ड, उस पे ये भी ऐड कर लें कि अगर वो डिसीजन पे ऑफ कर जाता शाहीन शाह वाला, तो फिर हमने कहना था कि बाबर तो ऐसा सोच नहीं सकता, ये फॉरेन कोचेस जो है ना उन्हीं की वजह से पाकिस्तान ने ये डिसीजन किया. एब्सोल्युटली. और अभी नहीं चला तो हमारे एक एक्स क्रिकेटर माशाल्लाह से एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे थे कि इसी डिसीजन की वजह से शायद उनको कप्तानी ही छोड़ देनी चाहिए. दैट इज लाइक अमेजिंग टू सी ऑन आवर पाकिस्तानी टेलीविजन यार. अमेजिंग. आप ऐसे फजूल चैनल्स देखते क्यों हैं, पहले ये मुझे बताइए. नंबर 1, आपका इतना बड़ा अच्छा चैनल चल रहा है तो आप उसको ही एंजॉय कीजिए. तो मैं अपनी बात खुद ही सुनता रहा करूं यार. तो कहते हैं ना कि यू डू योर डैम, यू डोंट योर डैम, ठीक है ना. तो वही मसला है हमारा कि मैंने तो, अगर आपको याद हो, हमारे ग्रुप चैट के अंदर मैंने फौरन कहा था और आपने भी इसको सेकंड किया था कि आई लाइक दिस मूव as long as Shine doesn't come and play himself in, he comes and actually fires away. I have no problem with it, right? If he gives you quick fire 15 runs, that's going to help your cause, right? We were going nowhere, we were completely stuck, ठीक है ना. our मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि our feet were stuck in the mud, we were not going forward, only backwards. So उस लिहाज से it was a okay decision, I had no problem with it. Entry points do matter, और I think you're right, पाकिस्तान ने अच्छे एंट्री पॉइंट्स किए हैं और उसका क्रेडिट मैं बाबर को तो दूंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ रेहान भी जो थे वो भी टीम के साथ हैं वहां पर. तो ही इज बिग ऑन मैचअप्स एंड हसन चीमा को भी, अगर वो भी है, आई डोंट नो वो है या नहीं है, बट अगर वो भी है तो उनको भी थोड़ा क्रेडिट जाता है इसका. तो या एंट्री पॉइंट्स मैटर, राइट. Look, it's a 20-over game, guys. It's 20 overs. You have 8 recognized batters to play 20 overs well. Okay, how hard that could be against a team that is not sending your first choice 11 on a batting paradise. Okay, so it shouldn't be that difficult. We make difficult things on us. अगर हम सिर्फ थोड़ा एग्जीक्यूशन बेहतर कर लें तो फिर हमें ये गेम्स आराम से जीत लेने चाहिए. और फिर yes, you're right, Iftikhar played a hell of an innings, but again I feel sorry for him. अब बात हो रही है कि he couldn't finish. Remember one thing, 60 of 26, 27 balls, how many times are you going to see that in a T20 game from where he bats at, right? ठीक है ना. So look, people are being very harsh on him कि finish करना चाहिए था. You had no business being in that game, and Iftikhar and Fahim actually provided that for you. I actually liked Fahim's innings also. Okay, he was very measured, he picked his spots, he picked his bowlers, और उसने target किया. और Iftikhar was in destructive mode. So yeah, I think execution की हमने बात की, execution was a bit of a problem initially, but entry points and the game planning was spot on. जी, वेरी वेल सेड. बात ये होती है ना, मैं इसलिए मैंने ये ब्रिंग फॉरवर्ड किया है कि हमारे मीडिया में ना, या इवन ट्विटर के ऊपर भी, वी हार्डली टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स. वी हार्डली टॉक अबाउट कि क्या चीज हम बेहतर भी कर रहे हैं. तो अगर कोई चीज बेहतर हो रही है, जो कि मुझे लगता था कि पहले प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम T20 क्रिकेट में थोड़े से पीछे थे, लेकिन if there is a positive change in Pakistan team regarding that, then we should highlight that and we should actually appreciate the team management and the captain for that. तो इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी होता है कि हम ओनली तस्वीर का ना एक रुख देख रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, हम दूसरा रुख नहीं देखते हैं. तो हमारे ये चैनल बनाने की यही है कि हम तस्वीर का दूसरा जो रुख है ना वो भी आपके सामने लेके आए, और जो हमें लगता है कि इसमें क्या बेहतरी आ रही है या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कौन से हैं, तो उसके ऊपर हम भी कोशिश करते हैं कि वो भी आपके सामने लाएं. जी साल भाई. एक क्विक पॉइंट ऐड करना था जो मैं भूल गया. शाहीन आफरीदी अगर नंबर 9 पे बैटिंग करते थियोरेटिकली, ठीक है, तो क्या वहां से वो 15-17 रन बना सकते व्हेन द प्रेशर वाज माउंटिंग एंड ही वाज प्लेइंग विद maybe the final regular recognized batter theoretically, right? नंबर 9 पे आएंगे तो फिर उनके साथ एक recognized batter होगा. क्या वो वहां पे सिचुएशन को, पाकिस्तान को मैच फिनिश करने में वो हेल्प करते अपने 15 रन से, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन होती तो, या फिर he was better off coming up the order a little bit, which he ended up doing, जबकि कोई प्रेशर नहीं है, it was a low value wicket, just fire away, and if you can get 15 runs on the board, that's going to help the cause.
versus an Iftikhar who was actually held back, who was a recognized batter, जो के जिन्होंने वहां से 60 runs करके दे दिए, who was coming at actually Shaheen Shah's number, right? So that also needs to be told कि Shaheen Shah coming at number 6, I'm not saying he should be batting at number 6 in every game, I'm not saying that, but when the going gets tough and if you are just a tail ender, you're better off coming a bit earlier if the matchups are well, and then you can fire away. जी बिल्कुल। यासिर भाई, आपने किस तरह से इन तीनों गेम्स में ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की अप्रोच को देखा है? डू यू सी एनी चेंजेस इन द अप्रोच, द स्टाइल ऑफ प्ले, पहले से और अब से कोई डिफरेंट चीज आपको लगी है? एनीथिंग दैट यू वांट टू हाईलाइट एट ऑल? यार डेफिनेटली अप्रोच चेंज हुई है, उसमें आप थोड़ा सा मैनेजमेंट चेंज को भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली जो भी मैनेजमेंट आती है वो थोड़ा सा अपने स्टाइल ऑफ प्ले को जो इंट्रोड्यूस कराती है, और काइंड ऑफ लाइक आप देख सकते हैं कि जितनी हम लोग बहुत अरसे से डिबेट कर रहे थे, इवन दो सम ऑफ इट इज वेरी अननेसेसरी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम स्टिल जो है टॉप 2-3 टीम्स के अंदर है T20 इंटरनेशनल के, और हम वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तनकीद स्ट्राइक रेट्स और इन चीजों पे होती है, और पॉजिटिव माइंडसेट और एवरीथिंग, तो उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी आपको चेंज नजर आ रही है। इवन आई मीन बहुत से लोग होंगे वो एग्री नहीं करेंगे, लेकिन बाबर और रिजवान के स्टाइल ऑफ प्ले में भी आपको चेंज नजर आया है इन 3 T20s में, एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्कोर रन्स, और डॉट बॉल्स जो है उसके ऊपर फोकस है कि उनको कम से कम किया जाए। तो आई सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज, और उसमें थोड़ा सा आप मैनेजमेंट को भी का प्रेशर भी कह सकते हैं, थोड़ा सा आप यंग लॉट जो आपकी आ रही है, जो कि ऑलरेडी आपको पुश कर रही है कि यार वी आर रेडी टू टेक योर प्लेस, तो उसका प्रेशर भी आप काउंट कर सकते हैं। मतलब वी हैव सम फिनोमिनल यंग प्लेयर्स, जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये 15 के स्क्वाड में जगह नहीं बना सके, लेकिन जो जो लोग ऑलरेडी 15 के स्क्वाड में हैं वो भी उन हर स्लॉट के लिए पुश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी हेल्दी साइन। और अगेन यार हम लोग भूल जाते हैं कि ये 5 T20 की जो सीरीज है, ये अगर हम वर्ल्ड कप T20 का अगले साल है 2024 में, तो अगर हम तब तक थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम। और आई पर्सनली डोंट एग्री कि जो शाहीन को स्पॉट पे भेजा गया था, और एंड आई टोटली एक्नॉलेज कि सैल भाई वाज हैप्पी विद दैट मूव, लेकिन आई मीन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इट विल वर्क सम टाइम, इट विल नॉट वर्क सम टाइम। रिमेंबर हम एशिया कप के अंदर हमने नवाज को जो प्रमोट किया था, डैड एक्चुअली वाज अ मास्टर स्ट्रोक, और जिसने आपको मैच जितवा दिया था। तो अगर शाहीन अफरीदी उस पॉइंट पे आके 20-25 रन कर जाता, या क्विक फायर मतलब 15 या 20 रन भी कर जाता, तो इट वाज गेम डन एंड डस्टेड एट दैट पॉइंट। But I mean, that's the point of taking a risk. It will pay off sometime, it will not pay off other day, so we have to take it. But overall I think I see a very positive change in Pakistani cricket team, और उसके अंदर बहुत सा क्रेडिट शायद आप अभी, इट्स लिटिल बिट अर्ली टू से कि मैनेजमेंट का क्रेडिट है, ऑब्वियसली दे आर नाउ लुकिंग एट मोर मैचअप्स एंड दीज नंबर्स एंड ऑल द स्टफ, बट आई थिंक इट हैज टू डू विद द प्रेशर ऑफ द यंग फोक्स आल्सो हु इज नॉकिंग एट द डोर। जी वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, दो प्लेयर्स के ऊपर मैंने बात करनी है स्पेसिफिकली, क्योंकि एक तो हमारे इफ्तिखार हैं, मैं और साल भाई तो कब से कह रहे हैं कि उसको पाकिस्तान की वनडे की टीम में होना चाहिए। अब ये लोग ये ना समझे कि इस इनिंग्स के बाद हमने कहना शुरू किया, हमने तो 2022 के इंडिया वाली गेम के बाद से ही कहना शुरू कर दिया कि इफ्तिखार is your match winner with the bat. He is that guy who can handle pressure, who can bat both ways. Who can actually anchor the innings as well if needed, and then he can tee off towards the end. So that is the ideal number 5 or 6 that you need in an ODI game. जहाँ पे कई बार अगर आपके 100 पे 4 आउट हैं और पीछे 23 ओवर पड़े हैं, 25 ओवर पड़े हैं, उसको खेलना है, तो इफ्तिखार वो भी खेल लेगा। और अगर आखिरी 10 ओवर में बैटिंग आती है और फ्रॉम बॉल 1 पिछले T20 मैच की तरह आपको हिट आउट करना है, तो इफ्तिखार वो भी कर लेगा। तो यार ऐसे वर्सटाइल बैट्समैन हमारे पास कितने हैं पाकिस्तान में कि जो दोनों तरह की गेम्स खेल सकते हो, और अगर एक आपके पास है, तो देन क्यों रिलक्टेंसी शो की जा रही है टू ब्रिंग दैट गाय इनटू योर वनडे फॉर्मेट एज वेल, जैसे इस सीरीज में भी नहीं है, पिछली सीरीज में भी नहीं थे। तो व्हाट इज एक्चुअली स्टॉपिंग पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट to bring that versatile batsman into one day team? साल भाई आपकी तरफ आते हैं, तो do you see actually Iftihar coming back into the one day team anytime soon? तो जाना चाहिए, लेकिन एक बात आपने हम दोनों का नाम लिया, लेकिन यासिर भाई भी आई थिंक इफ्तिखार के कैंप में ही थे जब वर्ल्ड कप हुआ था मेरे ख्याल से। ही वाज आल्सो अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ इफ्तिखार टू प्ले, सो आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस। यासिर भाई स्पेस में वन लाइनर देते रहते हैं ना, तो हम दोनों थोड़ा सा एम्फसाइज करके बात कर रहे हैं, एक चीज को थोड़ी सी लंबी रेंट हम देते हैं, यासिर भाई वन लाइनर देते हैं, तो वो इसी मोस्ट पीपल अप्रिशिएट दोस वन लाइनर्स एक्चुअली। हमें तो कहते हैं कि क्या यार बोर कर रहे हैं तो यार नहीं, यासिर भाई भी आई थिंक ही वाज राइट देयर विद अस, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है वो नहीं कहते,
वो कहते हैं क्या पका रहे हैं। वो मेरा ख्याल है हमारे दोस्त क्रिक फैन को वीडियो में लाना पड़ेगा और फिर ऑफिशियली या उससे पूछना पड़ेगा वीडियो के ऊपर कि यार आपकी क्या फीडबैक है हर एक के ऊपर। करेक्ट करेक्ट। अच्छा देखें, ऑन अ सीरियस नोट, जिस जिस पोजीशन में इफ्तिखार ने उस दिन बैटिंग की थी और जिस पोजीशन से उन्होंने काउंटर अटैक किया था, मुझे कोई समझा दे कि पाकिस्तान में कितने पावर हिटर्स हैं जो कि वन डिमेंशनल ना हो, ओके, हु ओनली नोज वन वे, जो 150 छक्के लगाते हैं या उनकी सिक्स सेटिंग एबिलिटी है, लेकिन फिर उनके पास कुछ और नहीं है। इफ्तिखार इज अ प्रॉपर बैटर, ओके, ही इज अ प्रॉपर बैटर who may have some problems with quality spin, but who doesn't, right, in this world? Even the great Virat Kohli, even anybody for that matter, can have that problem, because if you face a Rashid Khan, if you face a quality spinner, then anybody can struggle against them. लेकिन मुझे लगता है कि अब इफ्तिखार ने जो है वो अपना टिकट जो है वो पंच कर लिया है इंडिया जाने का ओडीआईज के अंदर। अभी तो वो नहीं है ओडीआईज इस न्यूजीलैंड की सीरीज में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हो तो, लेकिन आई थिंक ही शुड बी इंडक्टेड इनटू द टीम। दैट्स जस्ट कॉमन सेंस, एंड आई एम होपिंग दैट मिकी सीज दैट, and Grant Bradburn sees that, and then they actually make that change in this ODI team. Kyunki this guy has the capability to be our closer, so to speak, be our guy that can actually steer the ship and counter attack and hit those big sixes. Like look, India is going to be, a smallish ground World Cup, okay, if you will. It's not going to be Melbourne, it's not going to be Brisbane, it's not going to be, Waka, Melbourne, Perth, या जो भी हम कह सकते हैं. They're going to be relatively small grounds. You're going to need somebody who can actually handle the sixes, and Iftikhar has time and again shown that he can do that with the best of them in our country. So from that perspective, he's a surefire member of the 11, in my opinion. जी यासर भाई बताइए जरा, आपका क्या ओपिनियन है? डू यू सी इफ्तिखार coming into that middle order of Pakistan for the 50 over format as well? डेफिनेटली यार, एनी डे। और हम लोग बहुत देर से कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान का प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 स्लॉट है। ऑब्वियसली नंबर 5 स्लॉट जो है उसके ऊपर तो इफ्तिखार को मैं पुट नहीं करूंगा। आई मीन ही इज डिसेंट इनफ बैटर आल्सो टू फिल दैट नंबर 5 स्लॉट आल्सो। लेकिन जिस तरह का इफ्तिखार का रोल है नंबर 6 के लिए, अगर आप देखते हैं तो उनका कंपैरिजन होता है सलमान अली आगा से, जो आई थिंक सलमान अली आगा को पाकिस्तान ने अभी कुछ लास्ट सीरीज में उस स्लॉट के ऊपर खिलाया है। और टू बी फेयर टू सलमान अली आगा, उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। उसने मतलब ही हैज अ फिनोमिनल एवरेज सो फार ऑफ 60 और स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। लेकिन हम लोग बात जब कर रहे हैं ना कि हिटिंग एबिलिटी की, जो इफ्तिखार ने शो किया लास्ट T20 के अंदर भी 24 बॉल 60 और इस तरह की, मेरे नहीं ख्याल से कि पाकिस्तान के सर्किट के अंदर इस टाइम पे कोई भी प्लेयर उस तरह की कैपेबिलिटी रखता है। उसमें आप आसिफ अली को भी डाल सकते हैं, उसमें आप खुशदिल को भी डाल सकते हैं। और जिस तरह के वो हम लोगों ने स्टैट्स भी देखे हैं कि 2022 से लेकर अब तक इफ्तिखार ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक सर्किट और इंटरनेशनल मिला के। तो आई मीन समबडी लाइक इफ्तिखार। और वंस अगेन हम लोग डोमेस्टिक जो किसी की परफॉर्मेंसेज होती है ना, उनको बहुत किसी किस्म की कंसिडरेशन देते नहीं है। इफ्तिखार हैज अ लिस्ट एवरेज ऑफ 49 इन ओडीआईस, मतलब जो भी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसके अंदर। तो somebody with an average of 49, how do you expect कि वो फेल हो जाएगा इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, कंपेयर टू सलमान अली आगा जिसकी 37 की बैटिंग एवरेज है लिस्ट के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर। तो अगर somebody की, एक बंदे की 35-36 की एवरेज है, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 50-60 की एवरेज से स्कोर करता नजर आएगा फ्यूचर के अंदर। सिमिलरली अगर इफ्तिखार 49-50 की एवरेज है तो दैट्स योर गाइड, दैट टेल्स यू राइट अवे। तो और इवन दो कि इंटरनेशनल में उस वो ओडीआईस के अंदर इस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सके इफ्तिखार अपनी सक्सेस को, लेकिन आई थिंक फॉर दिस वर्ल्ड कप आई विल डेफिनेटली टेक इफ्तिखार एज पार्ट ऑफ 15 मैन स्क्वाड, और ही शुड बी योर नंबर 6 फॉर द इन द प्लेइंग 11 आल्सो। आई डोंट सी कि इफ्तिखार अगर आप नहीं लेके जाते तो आई थिंक इट विल बी अ बिग ब्लंडर। वेरी वेल सर। अच्छा ये राना भाई हमें छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले लोग इमाद और हारिस को टीम ओडीआई टीम में शामिल कराना चाह रहे थे और अब इफ्तिखार को करा रहे हैं, और इसके बाद कौन होगा? तो राना भाई आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए यार, आप तो हमारे साथ हर रोज होते हैं, और मुझे और सयाल भाई और यार, हम तीन तीन लोगों ने तो यार कब से कहा है कि इफ्तिखार इज द गाय, इफ्तिखार इज द गाय। हमने आई थिंक 2022 के वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद ही वनडे की टीम अपनी स्पेसेस में बनाना शुरू कर दी थी, एंड फ्रॉम डे वन I had Iftikhar in my team. And Sal bhai actually had Imad in his team as well. तो आप ऐसे इल्जामात हमारे ऊपर ना लगाइए। Obviously स्पेसेस में 100 के करीब लोग आ जाते हैं, 50-60 पीपल आते हैं, तो everybody have their own opinion, and if they want
to see Imad and Haris in the team. That is their opinion and we respect that. Actually मैं हमारे साल भाई भी देखना चाहते हैं इमाद वसीम को टीम में, तो दैट इज एवरीवन्स ओन ओपिनियन। ऐसा इफ्तिहार की तो जगह यार है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी वनडे की टीम में इफ्तिहार जैसे प्लेयर को आप ना लेके जाओ। जैसे यासर भाई ने कहा, दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर दैट पाकिस्तान विल डू बिफोर द वर्ल्ड कप। इससे बड़ी कोई ऐसी चीज और हो नहीं सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आना चाह रहा था। जहांगीर भाई, उससे पहले कमेंट इस ऐड कर लें कमेंट का तो रिस्पॉन्ड करें ना यार, यार। आप अपना आपको यूट्यूब चैनल बंद करें, मुझे इजाजत दीजिए। ये अब मुझे जियो पे बैठाना चाह रहे हैं आप। यार वो मैंने जानबूझ के नहीं लगाया था, जियो को क्यों प्रमोट कर रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के। मुझे पता था उन्होंने कमेंट किया हुआ, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं सॉरी, लगाया। मैंने अभी देखा था। हाँ, वो ये हम मतलब ये हमारा जेबी स्पोर्ट्स है, ये जियो सुपर नहीं है, तो हम क्यों उसको इवन यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहे हैं। अच्छा यार, उनकी जगह के ऊपर वैसे हम बैठ सकते हैं, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए हम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम फखर की। मैं बात करना चाह रहा था और साइम की। पिछले 2 दिनों में मैच नहीं था तो स्पेसेस में ये भी बात हो रही थी कि साइम को भी बिठा देना चाहिए उसकी जगह के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हारिस को उसकी जैसे आप कह रहे थे कि हारिस उसकी जगह के ऊपर आ जाए, फिर फखर के ऊपर भी ऐसे ही बात हो रही है। आई नो फखर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं T20 क्रिकेट में, बल्कि कंसिस्टेंटली फेल ही हुए हैं, कम परफॉर्मेंस है उनकी। लेकिन अभी 2 मैच पहले ही, पहले मैच में उन्होंने साम के साथ मिलकर एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगाई थी, विच टर्न्ड इनटू बी अ मैच विनिंग पार्टनरशिप। तो 2 मैचेस उनके अच्छे नहीं गए हैं, दैट इज फखर दैट वी नो। फखर एक मैच आपको ऐसा जिता देगा फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर, और दूसरे ही मैच में वो फिर ऐसे ही आउट होगा जैसे दूसरे मैच में वो हुआ था। तो दैट इज हाउ फखर एक्चुअली प्लेज। तो डोंट यू थिंक वी नीड टू होल्ड आवर हॉर्सेस बैक अ बिट, स्पेशली विद साइम एज वेल, कि यार एक मैच उसने अच्छा खेला, बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, अनलकी रहा, रन आउट हुआ, और अगले 2 मैचेस में वो फेल हुआ। तो 2 मैचेस के फेलियर के ऊपर आप एक यंग टैलेंट को, जिसके इतने नारे लग रहे थे पीएसएल में कि उसको होना चाहिए होना चाहिए, और फिर 2 ही मैचेस के बाद हम उकता जाते हैं। तो डोंट यू गाइस थिंक कि हमें वो थोड़ी सी एक, जो बाबर के केस में मिकी आर्थर ने जो पॉलिसी बनाई थी, टू स्टिक विद द गाय, टू बैक दैट टैलेंट, टू गिव हिम एक्सटेंडेड रन, वो ही हमें साइम अयूब और इस तरह के प्लेयर्स के साथ भी दिखानी चाहिए कि once you bring them into the team, then you actually stick with them if you want to make them a big player. So don't you think हमें we need to hold our horses back a bit and actually back these guys at least for this series? सयाल भाई आपकी तरफ आओ। आई थिंक मैंने बात की है उससे थोड़ी देर पहले उस बारे में कि फ़खर और साइम को अब जब 3 मैचेस हमने दे दिए हैं तो उन्हें उनके साथ ही परसिस्ट करना चाहिए, बिकॉज मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि ये T20 सीरीज डजंट मीन एनीथिंग फॉर मी एज अ फैन, बिकॉज ये कौन किसको याद रहेगी जब कम नेक्स्ट ईयर मिड में, जब वेस्ट इंडीज और यूएसए में अगर वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो। लेकिन फ़खर को अभी ड्रॉप करने से उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और फिर ODI सीरीज भी राइट अराउंड द कॉर्नर है। तो यू नीड टू बैक फखर एंड साइम, और जिस तरीके से आपने कहा कि साइम इज ओनली 19-20, ही एक्चुअली लुक्स लाइक 15 एक्चुअली इफ यू लुक एट हिम। तो उस लिहाज से ही नीड्स द कॉन्फिडेंस। अगर हम उसे, एक तो हमने उसे अफगानिस्तान वाली डिफिकल्ट सीरीज में भेज दिया अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ राशिद एंड मुजीब एंड ऑन दोस पिचेस, फिर भी उसने थर्ड मैच में अच्छे रन्स कर दिए। He played with a good mindset and he actually got some runs on his bat. He was very lucky to get run out in the first T20 in this New Zealand series when he got out on a direct hit. ठीक है ना? Otherwise, I thought he could go on and make 70-80 easily, the way he was playing. So look, you need to back these youngsters. They are going to fail. That's called growing pains. ठीक है ना? So this is going to be part of the things going forward. Lekin from that perspective, I think Saim also needs to tighten up a little bit. I felt that in the third match he was not good against quality spin, जिस तरीके से सोदी भी bowling कर रहे थे और दूसरे भी spinners थे, तो he needs to tighten it up. लेकिन I would not change a thing when it comes to top 4. Fagher needs to play for the reasons that I mentioned, and then Saim also. लेकिन yes, अब जब हारिस को मौका नहीं मिला है तो I think we'll just have to wait and see कि उन्हें कब मौका मिलता है, but now is not the time to make any changes. जी वेरी वेल सर। यासर भाई आपकी क्या टेक है इसमें कि हमें लाने की भी जल्दी होती है, फिर हमें निकालने की भी जल्दी होती है। हम कहते हैं कि प्लेयर का फेलियर बेसिकली हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए नेशन, एज ए फैन। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि वंस यू ब्रिंग ए प्लेयर इन, जैसे बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि खुशदिल को एक्सटेंडेड रन दे दिया, आसिफ अली को एक्सटेंडेड रन दे दिया, हसन अली को एक्सटेंडेड रन दे दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो ना तो दैट इज द राइट वे ऑफ एक्चुअली डेवलपिंग ए प्लेयर। अगर वो इतने स्टैंडर्ड रन के बाद भी अगर फेल हो जाता है ना, तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, या हम नहीं कह सकते कि उस प्लेयर के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट की गई है। तो व्हेन यू ब्रिंग अ गाय इन,
क्योंकि आप समझते हो कि वो इस टीम में जगह बना सकता है और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट कर सकता है या मैचेस जितवा सकता है, देन योर जॉब एज द कैप्टन एंड एज अ मैनेजमेंट इज टू बैक दैट गाय एंड गिव हिम दैट एक्सटेंडेड रन, जिसके बाद वो प्लेयर या तो बने या फिर फुली फ्लॉप हो जाए, जैसे खुशदिल शाह हो गया और हमने उसको निकाल दिया। खुशदिल क्योंकि बात भी नहीं करता है पाकिस्तान टीम में आने के लिए। तो लाइक डू लाइक वी नीड टू सेट स्टैंडर्ड या एक एक रोड मैप हमें कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा ना, कि अगर आप पहले तो टैलेंट एवेल्युएशन जो सैल भाई हमेशा कहते हैं वो अपनी सही करके फिर उस प्लेयर के पीछे खड़े हो जाएं बस, एज ए फैन भी, एज ए मैनेजमेंट भी, एज ए कैप्टन भी। तो वो कहीं ना कहीं हमें जल्दी में नहीं हम रहते, हर बार के एक दो फेलियर के बाद हम चेंज करना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, और सैल भाई ने भी बड़े परफेक्टली उसको एक्सप्लेन किया है। अब जहांगीर भाई, हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग हम लोगों में जो क्रिटिक्स बैठे हुए हैं ना, सारे के सारे जो आके सोशल मीडिया पे, ट्विटर्स पे और इधर आके अपने अपने चैनल बना के हम लोग हर प्लेयर में बड़े इजीली कमेंट कर देते हैं। और बहुत से लोगों ने शायद जिंदगी में कभी बैट को हाथ भी नहीं लगाया होगा, या वो उन्होंने कभी एक मतलब धेले के लेवल की क्रिकेट भी नहीं खेली होगी उन्होंने। तो बेसिकली दे कैन नॉट रिलेट टू द हार्ड वर्क दीज गाइस पुट। आपको अगर किसी लोकल प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी खेलना हो ना, तो आपका कंपटीशन हजारों लाखों लड़कों के साथ होता है, जिसके बाद आप प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान की टीम बात कर लें, तो 15 लोग जो हैं आपकी 25 करोड़ 22 करोड़ वट एवर और पॉपुलेशन इज, उसके अंदर से आप 15 से 20 लोगों के अंदर आ रहे हैं, तो दिस मीन्स यू आर द टॉप 15 और 20 पीपल रिप्रेजेंटिंग द होल पाकिस्तान। और उसके बाद उन 15-20 में से भी प्लेइंग 11 में जगह बनाने का मतलब ये है कि यू आर रियली रियली समथिंग स्पेशल, जिसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप प्लेइंग 11 के अंदर है। तो कोई भी प्लेयर जो आता है उसके पीछे इतना हार्डवर्क होता है उसका। ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर हम ब्लेम करते हैं जी कि वो सिफारिश से आ गया, लेकिन सिफारिश भी आपको एक लेवल तक ही ला सकती है। वंस आप उसके अंदर सिफारिश की वजह से ऊपर आ गए हो, देन यू नीड टू परफॉर्म, अदरवाइज यू विल बी डिस्कार्डेड। जिस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। और मुझे एक फेमस प्लेयर जो है, शायद बहुत से लोग अभी जो यंग जनरेशन है उनको इतना ज्यादा नहीं पता होगा, मावन आटापटू, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हु हैज 6 डबल सेंचुरीज। अब आप मावन आटापट्टू का करियर देख लें तो उसने उसकी पहले 6 आई थिंक 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग में 5 डक्स हैं उस बंदे की। अगर वही बंदा पाकिस्तान में होता तो शायद वो उसके बाद कभी टेस्ट मैच खेल ही ना सकता। बट लेटर इन हिज करियर ही स्कोर्ड 6 डबल सेंचुरीज, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप पीपल, मतलब वन ऑफ द टॉप डबल सेंचुरीज इन द वर्ल्ड है किसी भी प्लेयर की। तो उसी हिसाब से हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की भी जल्दी होती है। कोई प्लेयर एक अच्छी इनिंग खेल दे, हम कह देते हैं कि ये हमें सचिन तेंदुलकर मिल गया, हमें विराट कोहली मिल गया, वेवन रिचर्ड मिल गया, और मतलब दुनिया जहान के हम कलाबे में ला देते हैं। वही बैटर जिसके हम इतनी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो 2 मैचेस में फेल होगा तो वो कह देंगे कि ये टुल्ला प्लेयर है, इसको तो खेलना भी नहीं आता, ये पता नहीं किसने उठा के रख दिया। तो पता नहीं यार, एज अ नेशन हम लोग कब ग्रो करेंगे कि जो भी प्लेयर आ रहा है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज दें, उसको कॉन्फिडेंस दें। खुशदिल शाह की अपने एग्जाम्पल दी, खुशदिल शाह ने ठीक है, उसको T20 में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिली और उसने डिलीवर नहीं किया, तो ही इज आउट ऑफ द टीम। लेकिन उसकी ओडीआई की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन वो बेचारा को जिस तरीके से पर्ची पर्ची के नारे लगे हैं, आई मीन इट्स अ शेमफुल बिहेवियर। एक बंदा, आप उसकी परफॉर्मेंस पे उसको कमेंट करें, लेकिन आप व्हाट्स योर राइट कि आप किसी को पर्ची पर्ची बोलें। तो मतलब मेरा ख्याल है हम लोगों को थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए, हम लोगों को क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट्स लेना चाहिए, और ये फजूल किस्म की हमें जो बैंटर्स और नारेबाजी है ना, इससे अवॉइड करना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, स्पेशली जो प्लेयर कॉन्फिडेंस है। इमामुल हक जो है, उसकी एक अनदर एग्जांपल है कि हमने उसको, वो स्कोर भी कर रहा था, वो फिर भी गालियां खा रहा था। तो पता नहीं यार हम लोग क्या चाहते हैं इवेंचुअली। तो आई होप सैनिटी विल प्रिवेल, और इस रमजान में हम लोगों के अंदर शायद सब्र ज्यादा बढ़े इस रोजे रखने की वजह से वंस अगेन, और हम थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी इन लोगों को दें और सब्र का मुजाहरा करें। अच्छा, यासिर भाई, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आटापट्टू की, मुझे याद है उनका इनिशियली, बट एक और उससे भी ग्रेट प्लेयर को अगर आप डाल दें, हम ओडीआई की टीम बना रहे थे ऑल टाइम ग्रेट कुछ दिनों पहले, अगर आपको ध्यान हो तो अपने ग्रुप चैट के अंदर, तो द ग्रेट रिकी पॉन्टिंग हैड ऑफ द फील्ड इश्यूज आल्सो व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर इन द लेट 90s। और फिर 2001 की जो इंडिया की जो सीरीज थी ना, जब ऑस्ट्रेलिया had visited India, where Australia won the first match, and then that great follow on VVS लक्ष्मण का जो 281 था, और फिर इंडिया केम बैक एंड वन द सीरीज 2-1। उस सीरीज के अंदर रिकी पॉन्टिंग वाज अ कंप्लीट फेलियर।
If you just go look at the scores, he couldn't even touch a ball. उसने I think उसके सारे almost ducks ही थे उस सीरीज के अंदर, अगर मैं गलत ना हो तो, और he was actually हरभजन से वो आराम से आउट हो जाते थे. तो अगर Australia would have discarded him after that series and off the field issues, then would we have been able to see Ricky Ponting grow and become one of the all-time greats? Probably not, right? But when you kind of identified the talent, और फिर आप उस पर बैंक करते हैं और फिर उसको पूरे मौके देते हैं कि वो जाके अपने आप को प्रूव करे. पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पाकिस्तान बॉलिंग करने वाला है. चैलेंज गुड चेंज क्या ये पाकिस्तान जो है चेस करने का दोबारा इरादा रखता है? जी या सैल्वे, व्हाट इज योर टेक? सही है डिसीजन पाकिस्तान का टू विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, कंसीडरिंग कि पिंडी की पिच जो है इस तरह की जहां पे चेज करना इजी रहता है, तो मे बी दैट इज व्हाट इज मेकिंग पाकिस्तान चेज डाउन इन दिस गेम. Yeah, I think, and this goes to show the management, right? They've actually looked at the data, they've actually looked at the matchups, they've actually looked at the options on the ground. The easiest thing would have been, we're coming off of a loss, we couldn't chase 160, we really struggled. The ideal thing would have been bat first, put the runs on the board, and then give the bowlers कि भाई आप defend करें. लेकिन actually Pakistan has taken on the challenge कि अगर हम 180 पे अगर हमें defend अगर हमें chase करना होगा तो हम अपने batting से chase कर सकते हैं. तो yeah, very brave move. And जिस तरीके से आप दोनों ने mention किया, और मैं भी agree करता हूँ कि Pakistan is making those subtle changes. So this is exactly what it is कि don't take the easy way out. Rely on the numbers, rely on the data, and then go with that. और दूसरी चीज ये है हबर के एहसानुल्लाह आज भी नहीं खेल रहे. यासर भाई आपकी तरफ आते हैं, बताइए कि क्या ठीक है यार, कैसे एहसानुल्लाह को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. आई थिंक वो यही है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान सीरीज को सील करना चाह रहा है आज. और अगेन हम लोगों ने ये बात की थी कि नसीम शाह जो है उसको और मैच प्रैक्टिस चाहिए, तो अब नसीम शाह को पहले T20s 2 में नहीं खिलाया आपने तो नसीम शाह को अगले तीनों मैचेस खेलने चाहिए. हारिस रऊफ को रेस्ट दिया जा सकता था, लेकिन अगर मैनेजमेंट समझ लिया, एंड अगेन हारिस रऊफ इज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर सो फार. उसने 10 विकेट्स हैं उसके 3 मैचेस के अंदर, तो मे बी शायद हम लोग जो है वो चाह रहे हैं कि आज सीरीज सील कर लें, और अगर हम आज का मैच जीतते हैं तो मे बी 5th ODI में मिल जाए. लेकिन अगेन आई मीन अगेन द पर्पस इज कि आप इस सीरीज को कैसे ले रहे हैं. अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो एहसानुल्लाह को आप टाल सकते थे, लेकिन अब ठीक है, अगर टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है तो लेट्स गो विद द विनिंग कॉम्बिनेशन. अच्छा यार, एक जो टीम, देयर इज ओनली वन चेंज इन द टीम एंड दैट इज Zaman Khan comes back for Naseem Shah. I'm a big Zaman Khan fan, लेकिन मैं उससे बड़ा भी नसीम शाह का भी फैन हूँ. तो what is your take on that कि आपने पहली 2 गेम्स जमान को खिलाई, he did well, he was rested in the last game, और फिर नसीम शाह उसकी जगह के ऊपर आ गए थे. Naseem has done nothing wrong in that game. So why would you drop और रेस्ट नसीम शाह जो कि एक ही गेम सिर्फ सीरीज में खेले हैं? डोंट यू गाइस थिंक ये बेहतर होता कि नसीम टीम में ही रहते, क्योंकि उनको भी गेम टाइम चाहिए, उनके लिए भी वर्ल्ड कप में उन्होंने भी जाना है. पाकिस्तान के की बॉलर होंगे नए बॉल के साथ, और ये वनडे सीरीज भी आने वाली है, तो उससे पहले डोंट यू गाइस थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर नसीम शाह टीम में ही रहते, और जमान को अगर लाना भी था तो वो शायद हारिस रऊफ की जगह के पे तो के ऊपर आते, तो वो एक बेहतर मूव हो सकती थी. सयाल भाई आपकी तरफ आऊंगा मैं इसको लेके. I think Naseem was really good with the new ball. हमने देखा था फर्स्ट ओवर के अंदर उन्होंने बैट के आउटसाइड एज को भी बीट करवाया था और बैट के इनसाइड एज को भी बीट करवाया था, अगर आपको याद हो तो. ऑफ द सीम उनको बहुत अच्छा सीम मूवमेंट मिल रहा था. तो yes, I think he was hard done, and then he was, after the first over, he was actually changed. He had to change the end. I don't know what happened there. I think Fahim got the 4th over. He should have gotten the 4th over, but Fahim did, and then he had to change the ends. Still, he bowled, I thought, relatively well, but I think मुझे लगता है कि it's a knee-jerk reaction, क्योंकि पाकिस्तान ने डेथ बॉलिंग के अंदर थोड़े से रन्स लीक करके 160 करवा दिया था न्यूजीलैंड को. तो मुझे लगता है जमान बीइंग अ बेटर डेथ ऑप्शन इन देयर आइज, इन पाकिस्तान मैनेजमेंट आइज, तो आई थिंक वो उनको इसलिए लेकर आ गए मुझे लगता है. लेकिन आई एग्री विथ यू, नसीम डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, एंड unless there's a niggle that we don't know about with Naseem, but if or maybe they had made up their mind कि हम rotation करेंगे, पहली 2 गेम जमान को मिलेगी, फिर तीसरी नसीम को, and so forth and so on. So I don't know what the thought process is, but if Naseem has been so called dropped, then I think he had been hard done. अच्छा, मैं थोड़ा सा, आपने ये जो बात की है, सॉरी जहांगीर भाई, इस पे ऐड करना चाहता हूँ.
डू यू थिंक कि ये भी उसमें फीलिंग हो सकती है कि मिकी सिंस ही इज देयर इन पाकिस्तान तो ही जस्ट वांट टू सी जमान खान आल्सो, बट उसमें थोड़ा सा काउंटर ये भी कर सकते हैं कि फिर देन ही वांट्स टू सी हसन आल्सो हाउ ही परफॉर्म्स एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा उसका मिकी का भी हो सकता है कि ही रियली वांट्स टू सी हाउ जमान खान परफॉर्म्स टुडे सो दैट ही कैन मेक द फ्यूचर प्लान्स अबाउट दिस गाय। आई डोंट थिंक यासर भाई, टू बी ऑनेस्ट, जैसे आपने खुद ही कह दिया कि अगर वो जमान को देखना चाहता है तो फिर वो एहसान को भी तो देखना चाहेगा ना। तो फिर तो एहसान उल्लाह को भी खेलना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में। जो जमान खान को लाने का एक रीजन है ना, वो है डेथ ओवर्स की बॉलिंग। क्योंकि ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, जैसे हमने पहले बात की है, और यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स ना, जितने आप रन बचा सकते हो ना एज ए बॉलिंग यूनिट, वो फिर इवेंचुअली आपको काम आ जाएंगे आपकी बैटिंग में टुवर्ड्स द एंड। तो नसीम के अगेंस्ट जो एक चीज जा रही है ना पिछले थोड़े से अरसे से, वो है उसकी डेथ ओवर्स की बॉलिंग। नए बॉल के साथ तो ही इज फेनोमेनल, ही इज एज गुड एज एनी बॉलर इन द वर्ल्ड विद द न्यू बॉल। दोनों तरफ वो बॉल को स्विंग करता है, राइट एरियाज को हिट करता है। लेकिन डेथ ओवर्स में आके हमने देखा था कि नबी के अगेंस्ट वो बेसिकली था, वो जो सेकंड T20 था शायद, वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ नसीम शाह's 19th ओवर। क्योंकि डेथ ओवर की बॉलिंग इज क्वेश्चनेबल। तो उसको आई थिंक बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने, और ऑब्वियसली हमारा हमेशा ये गोल रहता है कि पहले हम सीरीज जीत के आए और उसके बाद बाकी की चीजें करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई विल टेक इट एज के पाकिस्तान की डेथ ओवर की बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए मेरे ख्याल में जमान खान को ऐड किया गया है फिर से। जी साल भाई, what reason could you see bringing Zaman Khan back Yeah, in the that's team? what I said earlier when you asked me, right? Knee-jerk reaction है ये, because we leaked some runs in Lahore towards the back end of New Zealand innings, और फिर जिस तरीके से आपने कहा कि पिंडी is even more historically a difficult ground to defend, if you will. तो फिर I think that's exactly why he has been brought in. We can see it through it, but I don't agree with it. Naseem has been a really good death bowler as well. Okay, उसका जो चेंज अप है ना, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, जिस तरीके से वो चेंज ऑफ पेस करते हैं. He has actually more than one actually change of pace. So yeah, from that perspective, Zaman is good, but Naseem is also no slouch with in death bowling. अच्छा, ये अच्छा राना आप भाई को आज जो है बड़े चुटकुले सूझ रहे हैं और उन्होंने ये कमेंट मैंने पोस्ट भी किया उन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि राना भाई रमजान खत्म होने वाला है तो मेरा ख्याल है हम सारे आजाद होने वाले हैं एक दिन के अंदर, तो जरा हौसला कर ले यार एक आध। अच्छा यार, आगे बढ़ते हैं, मैं एंड की तरफ लेके चलते हैं वीडियो को भी। मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। I'll have to leave for work as well. आज मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ हर एक चीज में। मैंने I've got few things to do before actually go to work, and then आपके लिए स्पेस भी करनी होती है बाद में। वो यार, एक तो वो मैं कर लूँ तब प्रॉब्लम है, वो अच्छी पॉजिटिव करूँ तब प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल स्पेस करूँ तब प्रॉब्लम है। आई डोंट नो वेट, लाइक मैं भी बाबर आजम बन गया हूँ यार, के सेंचुरी बनाए तो भी प्रॉब्लम, मैच हार जाए तो भी प्रॉब्लम, मैच पाकिस्तान टीम जीत जाए, बाबर रन ना बनाए तो भी प्रॉब्लम, शहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेज दिया जाए तो भी प्रॉब्लम, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना की जाए तो भी प्रॉब्लम। तो आई एम लाइक, आई डोंट नो व्हाट टू से। छोड़े यार, आगे बढ़ते हैं। मैं ये maybe it's a curse with the Babar name, I guess, जहांगीर भाई। यार, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना अभी। दैट्स नॉट गोना चेंज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, अब जो भी इसको कह लें। अच्छा यार, आगे बढ़ते हैं और इस मैच का बताइए यार, ये क्यों गिर रहा है बार बार। बताइए कि क्या टोटल आप देख रहे हो कि जो पाकिस्तान कंफर्टेबल होगा चेज करने में, एंड कितने टोटल में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में रोकना चाहिए, रिमेम्बरिंग दोज 240 250 260 टारगेट्स इन पाकिस्तान सुपर लीग, और ओवरऑल इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। तो कौन कितने टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और क्या कंफर्टेबल होगा पाकिस्तान चेज करने में? आई थिंक जिस तरह आपने पहले भी शो में कहा था कि दिस बिकॉज कल बारिश हुई है, और मुझे लगता है थोड़ा सा बॉलर्स के लिए होगा अर्ली ऑन एटलीस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स गोना बी अ 240 या 250, एंड दिस टीम इज नॉट, दिस न्यूजीलैंड टीम, मुझे नहीं लगता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, हैव द कैपेबिलिटी टू गेट अप देयर अगेंस्ट आवर बॉलिंग अटैक. So even if it was a belter of a pitch that Pindi is known for, I don't think they're going to get up there. I think maybe 180 185, at best, in my opinion. अच्छा, ये बहुत सारे लोग ना यार, ये कुछ कमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो इनके कमेंट अगर हम एक आध ऐड कर लें बिफोर वी एक्चुअली क्लोज इट। मिस्टर राफी, इन्होंने ये कमेंट एक तो नहीं किया यार, कितने किए हुए हैं, कितने को ऐड करें यहाँ पे कमेंट, या एक
यासर भाई, इफ यू कुड रीड दैट आउट फॉर अस प्लीज, क्योंकि मेरे से आई थोड़ा थिंक सा वो मोहम्मद हारिस के इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यार हम लोग सब मोहम्मद हारिस के टैलेंट को एडमायर करते हैं, लेकिन मैं अब ऑब्वियसली प्लेइंग 11 के अंदर 11 लोग ही खेल सकते हैं। और हम लोग आई थिंक उस पर बात की है कि हारिस को इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन अगेन आपका देखना है कि आपका इस वक्त फोकस जो है वो 50 ओवर क्रिकेट के ऊपर है। तो फखर जमान इज योर की प्लेयर, और अगर फखर जमान को मैनेजमेंट चाह रही है कि वो इस T20 सीरीज के अंदर थोड़ी सी अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं, तो आई थिंक कोई इतनी बुरी अप्रोच नहीं है। क्योंकि इवेंचुअली तो आपको टारगेट जो है वो इस साल के एंड पे अक्टूबर के अंदर 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। तो फखर इज द की प्लेयर ऑन दैट साइड। हारिस अभी फिर भी बच्चा है यार, यंग है, ऐसी कोई जाया करने वाली बात नहीं है, वो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। जी, वेरी वेल सेड यासर भाई। ऐसा ही है यार कि जब आप ये भी तो देखो ना कि टीम में खेल कौन रहा है और किसको उसने रिप्लेस करना है। अब हारिस, वी ऑल नो ही द क्वालिटी प्लेयर, उसने वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेला, फिर पीएसएल अभी उसकी बड़ी अच्छी गई है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं कि हारिस की क्या कैपेबिलिटी है एज ए प्लेयर। पर आपने ये भी देखना है कि आपकी टीम में खेल कौन रहा है करंटली और किसको वो रिप्लेस कर सकता है। फॉर मी आई थिंक जितना मर्जी अच्छा प्लेयर बन जाए हारिस, फखर से अच्छा भी वो नहीं है। जितना मर्जी अच्छा वो बन जाए, बाबर और रिजवान से अच्छा नहीं है। जितना मर्जी अच्छा बन जाए, इफ्तिहार से भी वो अच्छा नहीं है। द ओनली स्पॉट ही कुड हैव कम इनटू द टीम वाज साइम अयूब। लेकिन दोनों यंगस्टर्स हैं और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ये समझा कि अगर वो साइम की जगह पहले बनाना चाहते हैं, और एक्चुअली 3 गेम्स के बाद फिर साइम को ड्रॉप तो नहीं कर सकते ना। तो आई थिंक समटाइम्स आपको वेट करना पड़ता है अपनी टर्न का। ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ हम एक बड़ी जल्दी एक एक चीज मतलब उसको कंक्लूड कर देते हैं एक चीज को कि फलां प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है। यार, ज्यादती इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज फॉर एनीबॉडी। आपको कई बार यू स्लाइटली अनलकी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और जब आपकी टर्न आती है तो इट इज अप टू यू एज ए प्लेयर कि आप अपनी जगह सीमेंट करो। साइम अयूब एक्चुअली प्लेड दैट गुड इनिंग्स अगेंस्ट अफगानिस्तान इन द लास्ट T20I, जिसकी वजह से इस T20I के पहले मैच में उसकी जगह बनी। हारिस एक्चुअली फेल्ड इन दैट सीरीज, तो वो हमें नहीं बोलना चाहिए कि जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब बाबर और रिजवान नहीं थे, he actually couldn't grab या सीमेंटेड हिज स्पॉट इन द टीम। तो वो भी हमें याद रखना चाहिए कि साइम को इसलिए शायद फोकियत दी गई होगी इस सीरीज में, क्योंकि उसने पिछले सीरीज के हर मैच में एक अच्छी इनिंग्स खेल दी थी। तो हारिस के साथ कोई ज्यादा व्याती नहीं हो रही है। जो भी हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, दे आर एस्टेब्लिश प्लेयर्स इन द टीम। और जो पाकिस्तान टीम का कल्चर है, वो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स इनसिक्योर होते हैं अपनी जगह छोड़ने के लिए, एंड दैट्स नॉट गोना चेंज एनी टाइम सून। दैट विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। हम एक प्लेयर को भूल जाते हैं उसकी उसके सालों की परफॉर्मेंस को ना, किसी नए आने वाले की एक परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर भी हम भूल जाते हैं, तो हम मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसलिए प्लेयर अपनी जगह छोड़ते नहीं है। तो आई थिंक वी शुड एक्चुअली थोड़ा सा हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं यार, वीडियो के एंड की तरफ लेके चलते हैं। तो डू यू गाइस सी पाकिस्तान टीम विनिंग दिस मैच? साल भाई, आपकी प्रेडिक्शन तो हो गई है रॉन्ग। 4-1 ही हो सकता है, अभी 5-0 तो नहीं हो सकता। तो आज के मैच के बारे में बता दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जीत सकता है, कितना टोटल चेज करेगा, क्या सीन है आज का? हाँ, प्रेडिक्शन तो रॉन्ग हो गई है डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो आई थिंक 160 हम चेज नहीं कर सके तो वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन या आई थिंक पाकिस्तान शुड विन दिस गेम यार। अब पहले जिस तरह हमने फर्स्ट डे से पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान शुड विन 5-0 4-1, बट नोइंग पाकिस्तान दे माइट एंड अप विद 3-2, सो वी आर स्टिल ऑन कोर्स टू विन दिस सीरीज, you know, if we can have a good performance today. But yeah, I would still back, you know, even if, you know, खुदा ना करे अगर हम हार भी जाते हैं आज, तो भी मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान is a superior team, they should dominate this team. लेकिन again, it's cricket, anything can happen. I would still go with Pakistan winning by maybe 5 wickets today. जी यासर भाई, बताइए आप जरा अपनी प्रेडिक्शन। हमारी प्रेडिक्शन अभी भी सही साबित हो सकती है, 4-1 वाली, अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है और कल भी जीत जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है यार पाकिस्तान को इंशाल्लाह इजीली जीतना चाहिए। और आज आई थिंक जिमी नेशम जो है सैल भाई के फेवरेट प्लेयर, वो भी खेल नहीं रहे। आई थिंक ही इज आउट बिकॉज ऑफ अ निगल। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड हैज सम बिग होल्स टू फिल, स्पेशली विद देयर फिफ्थ बॉलर। अगेन पाकिस्तान ने जिस तरीके से डोमिनेट किया है थर्ड T20 के अंदर, हम लोग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। बट स्टिल वी वर वेरी क्लोज, इवन दो वी वर 88 फॉर 7 एट वन पॉइंट, लेकिन फिर भी हम ऑलमोस्ट गेम ले गए थे आखिरी ओवर के अंदर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान को आज का गेम कंफर्टेबली जीतना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस पिच के ऊपर जो है, स्पेशली कल बारिश भी हुई थी, तो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन अच्छा है कि आप जो भी
मॉइस्चर वगैरह उसमें अवेलेबल है, और आई थिंक ओवरकास्ट कंडीशन भी थी पिंडी की अर्लियर इन द आफ्टरनून। तो मेरे ख्याल से ये लोग चाह रहे हैं कि शुरू में अगर नया बॉल स्विंग करके ऊपर से अगर न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आउट करें तो उनको कम टोटल पे डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई फील कि पाकिस्तान शुड बैक देमसेल्फ टू विन दिस गेम। वेरी वेरी वेल सर जी, बोथ ऑफ यू, थैंक यू यार। मैं भी ऑब्वियसली आई रियली सी पाकिस्तान विनिंग दिस मैच, और पाकिस्तान ये दोनों मैचेस आखिरी जीतने चाहिए और 4-1 हमारी प्रेडिक्शन को सही साबित करना चाहिए पाकिस्तान की टीम को। तो यार आज बिल्कुल पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह। आई थिंक पाकिस्तान शुड विन दिस गेम कंफर्टेबली, के बेशक आई थिंक 180 भी बने अगर, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड चेज दैट डाउन कंफर्टेबली, क्योंकि पिंडी के ऊपर ये मैच है और पिंडी में तो 240 भी जो है वो भी सेफ नहीं रहता है। तो आई डेफिनेटली बैक पाकिस्तान टीम टू विन दिस गेम। आज की वीडियो यही तक रखते हैं यार। आप स्कोर तो जिन दे लोग दीजिए, दोनों स्कोर दे दीजिए, कितने विकेट से जीतेगा पाकिस्तान, जरा क्विकली, थोड़ा सा प्रेशर लीजिए थोड़ा सा। न्यूजीलैंड 170 बनाएगा और पाकिस्तान 4 विकेटों से जीत जाएगा। मेरा ख्याल है 160 टू 170 तक न्यूजीलैंड बनाएगा, और आई थिंक मे बी 5 विकेट्स जो हैं पाकिस्तान को चेस कर लेना चाहिए। अच्छा यार, ये हमारे मीर रफी भाई है जो भी इनका नाम है, ये एक ही कमेंट 6-6 बार कर रहे हैं, और अभी इन्होंने मिकी आर्थर के बारे में कुछ क्लियर करवाना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या क्लियर करना है यार, हमारे हाथ में मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो नजम सेठी के साथ उन्होंने साइन किया है, तो वी एक्चुअली कांट क्लियर एनीथिंग। जो जो मैं समझा हूँ आपके इस क्वेश्चन से वो यही है कि मिकी आर्थर के बेसिकली एज ए डायरेक्टर आए हैं, अभी वापस चले जाएंगे वो इंग्लैंड में, और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए फिर पाकिस्तान टीम को आके ज्वाइन कर लेंगे। तो वो कोच नहीं है बेसिकली, वो एज ए डायरेक्टर आए हैं, वो पाकिस्तान की टीम को डायरेक्ट करेंगे फ्रॉम सिटिंग आउटसाइड, एंड देन ऑब्वियसली जॉइन द टीम इन द वर्ल्ड कप एज वेल। तो ज्वाइन का अभी आपने मुझे जी बिल्कुल मैंने बता दिया आपको, एशिया कप के लिए भी आएंगे, वर्ल्ड कप के लिए भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए भी और वेस्ट इंडीज के टूर के लिए भी वो पाकिस्तान की टीम के साथ रहेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि अभी इस सीरीज के बाद पाकिस्तान की सिर्फ एक सीरीज है टिल दैट एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। तो एक सीरीज में अगर वो नहीं भी होंगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ही विल एक्चुअली जॉइन द टीम बिफोर द वर्ल्ड कप। ऐसा है ये सीन। जी क्या कह रहे थे, सॉरी साल भाई, ये किधर थे आप? नहीं, आई थिंक मैं प्रेडिक्शन चाह रहा था, आपने दे दिए दोनों ने, सो आई थिंक वी कैन एंड इट। जी ठीक है, यही है जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग। आपका बहुत शुक्रिया यार, जिन्होंने हमारा साथ दिया है। शुक्रिया मेरे राफी भाई, आपका भी। यासर भाई बहुत शुक्रिया यार, आपने आधे जागे आधे सोए हमारा साथ दिया है। सैल भाई शुक्रिया आपका भी, और स्पेस करेंगे मैच के बाद इंशाल्लाह, तो फिर उसमें गपशप लगाएंगे, उसमें वही रूटीन की बातें करेंगे। और पहले मैं पूछ लूंगा स्पेस शुरू करने से पहले कि आज मुझे क्या टॉपिक रखना चाहिए, मुझे कैसी बातें करनी चाहिए, मुझे मॉरल पॉलिसिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ये वैसे स्पेस की बातें मैं इधर क्यों कर रहा हूँ। आज की वीडियो ये था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।